अस्सलाम वालेकुम। कैसे सकते हैं वैसे आपका जलसा खत्म हो गया? हाँ, अभी आ गए आज, माशाअल्लाह। मसरूफ रहे थे? क्या हो गया था? हैं? आपको? आपने क्या दवाई खाई है? नहीं, वो तो खैर थी। कैलकेरिया सर्फ 1 लाख में 1 खुराक खा लें फौरी, हैं? और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फिर कभी नहीं होगा। राइट, दे दो इनको। जहाँ मैं महदूद दायरे में जहाँ तजुर्बा किया है वहाँ बहुत ही गैर मामूली इफेक्टिव है ये। पहले मैं 1000 में दिया करता था, कुछ अर्से के बाद रिपीट करनी पड़ती थी। अब जब से 1 लाख देनी शुरू की है अब तक दोबारा रिपोर्ट नहीं हुई किसी तरफ से, तो हैरत अंगेज़ है ये। लेकिन अगर सर की बनावट में ख़राबी हो, पैदाइशी बाज़ सर छोटा होता है और पुकड़ होता है, उसमें मेरा भी तजुर्बा नहीं है कोई। मेरा ख्याल है उसका सर्जिकल केस होता है। लेकिन अदर स्टेटस एपिलेप्टिक होता है ना, जो उसमें इंशाल्लाह मुफीद है। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपका कैसा चल रहा है काम? डिस्पेंसरी आपकी काफ़ी जी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। 3 आदमी हम काम कर रहे हैं जी, बिशार साहब, मैं और बर्मी साहब और इम्तियाज़ साहब भी आ जाते हैं हेल्प के वास्ते। माशाल्लाह, इनको भी हो गया मुहावरा? शेरी भी आ जाती है काम को। और इनकी बेगम क्यों नहीं आती साथ इम्तियाज़ की? उन्होंने कहा भाजी वो मना है वो, हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि टाइम देंगे, पता नहीं कब देते। मतलब शेरी बेगम आ जाती हैं तो साथ वो भी आ जाए फिर आपके साथ, लेडीज को देखने में आसानी हो जाएगी, मेरा मतलब है। कुछ ही ठीक है ना जी। और होशियार काफ़ी है ये इम्तियाज़ की बेगम। ठीक है, चीरी जितनी नहीं होगी लेकिन काफ़ी है माशाल्लाह। चलो शुरू करें, आप क्या पढ़ना है? फिर आपने फरमाया था कि वो एक्समा में एनागैलिस और उसके मुताल्लिक दूसरी दवाओं को याद कराना। हाँ ठीक है, मैंने कहा था फ़र्क बताऊंगा जी। ये बात है जी। क्या क्या इलामतें बताई थी आपको? सिर्फ आपने ये फरमाया था कि एक्समा में एनागैलिस और दूसरी दवाओं का फ़र्क। ठीक है, अब उसमें मैं बता देता हूँ आपको। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनका जेनिटल्स के इर्द गिर्द से ताल्लुक़ है और उसमें वो नुमाया किरदार अदा करती हैं। उनमें एक क्रोटन है, एक रस्टॉक्स है और एक एनिगेलिस भी है। इसी तरह ग्रेफाइट्स भी बाज़ दफ़ा इसी ताल्लुक़ में इस्तेमाल हो जाती है, समझे? यानी क्रोटन के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसका सिर से भी ताल्लुक़ है, चेहरे से भी ताल्लुक़ है, और जो भी इसकी एरप्शंस हैं वो रस्टॉक्स के मुकाबले पर निस्बतन छोटी होती हैं। रस्टॉक्स के छाले सबसे बड़े हैं। रस्टॉक्स की शक्ल इस तरह पहचानी जा सकती है कि जैसे वो आग से छाले उभर आते हैं मुख्तलिफ शक्ल के, और जितना वीपिंग एक्जिमा रस्टॉक्स का है उतना और किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये टिपिकल सिंबल ऑफ वीपिंग एक्जिमा। क्यों? मेरी एक नंद है ना, उसके कोई 5-7 साल से था ये हाथ में एक्जिमा, तो इसी तरह का जैसे आप बता रहे, तो उसने सल्फर और रस्टॉक्स लगातार खाई है तो उसको शिफा हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ। रब्बा में एक दफ़ा एक गरीब मजदूर, उसकी बीवी को वीपिंग एक्जिमा जो लपेट के हाथ रखने पड़ते थे, कपड़े भीगते थे बार बार, और ना खाना पका सके ना कोई और काम। बड़ी मुसीबत है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुसीबत है। तो मैंने उसको रस्टॉक्स की 1000 की एक खुराक दी। उसको मैंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आके रिपोर्ट करो। तो उसका पहले ही 2-3 दिन में पैगाम आ गया कि बहुत ज़्यादा भड़क उठा है। मैंने कहा अब इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, लेकिन अगर ना आए तो फिर बदलनी पड़ेगी दवा। ये भी मैं आपको समझा दूं कि जो होम्योपैथी कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह भड़क उठा है और बाद में ठीक ही ना हो, तो ये जुल्म करते हैं वो। अगर भड़का है रिएक्शन में और दवा ठीक थी तो फिर ज़रूर दबता है, और अगली दवा की खुराक पर वैसा नहीं भड़कता फिर।
ये ख़ास पहचान है कि रिएक्शन था जो फेवरेबल है। तवज्जो हो गई है जिस्म की। दूसरी दफ़ा कुछ कम भड़केगा, तीसरी दफ़ा या भड़केगा ही नहीं या मामूली सा भड़क के तो फिर पीछा छोड़ देगा मरज़। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि मुझे तसल्ली है लेकिन तुम हफ्ते के बाद फिर आओ। हफ्ते के बाद आई तो हाथ खाली थे, कपड़ा नहीं था और निशान थे ज़ख्मों के जैसे कुछ। उस पर उसको मैंने 1000 की दूसरी खुराक दी। फिर 12 साल तक उसके मियाँ से भी वो आया करते थे, मरीज कभी बच्चों को लेके राब्ता रहा है, दोबारा कभी नहीं हुआ। तो रस्टॉक्स वीपिंग एक्जिमा की सबसे चोटी की दवा है और इसीलिए बर्न्स में भी बहुत मुफीद होती है। अगर आग लग जाए किसी जगह, कुछ जिस्म झुलस जाए तो रस्टॉक्स फौरन देने से इसमें कमी आ जाती है, इसकी तकलीफ में। मैंने इस दफ़ा कनाडा के दौरे पे देखा था, करीम का गलती से हाथ, वो बिजली की जो चूल्हे हैं ना अजीब किस्म के बेहुदा से, बाद दफ़ा उस पर देखने से पता नहीं चलता कि जला हुआ है और बड़ा सख्त गर्म होता है वो। तो उसका यूं पीछे हटते हुए हाथ सहारे के लिए पड़ा और उस पर सहारे में जो जोर आता है वो भी आ गया ना, तो बिल्कुल आग लग गई उसके बदन में। फौरन छाला उठाया। मेरे पास रस्टॉक्स थी, उसको 1000 में मैंने दी। 2 नुस्खे फौरी इस्तेमाल किए। इमरजेंसी के नुस्खे आपको याद रहने चाहिए। एक, अगर और कुछ ना हो, मिट्टी का तेल हो तो मिट्टी का तेल सबसे अच्छा है बर्न पे फौरी लगाने के लिए। दूसरे, साबुन तो है ही ना, हर जगह मौजूद होता है। साबुन के जो पानी से गले हुए हिस्से से साबुन के ऊपर एक आती है क्रीम सी, जो झाग नहीं होती बल्कि गला हुआ साबुन। वो क्रीम अगर माउथ हिस्से पे लगा दें तो बहुत ही तस्कीन बख्श है। चनाचे मैंने उसको फौरन, साबुन था ही पड़ा हुआ, अक्सर गल जाता है, उसको फौरन स्क्रैप किया, ऊपर लगा दिया। चंद मिनट के अंदर वो हंसने लग गया। उसने कहा ठीक हूँ मैं। जख्म को मुंतमिल होते कुछ वक्त लगा लेकिन जो आग लगी हुई थी वो ठीक हो गई फौरन। तो रस्टॉक्स की दूसरी इलामत याद रखें, जितनी आग इस मरज में है और किसी मरज में नहीं, भड़क उठती है जगह। लेकिन रस्टॉक्स की एक खूबी है जो एनागेलिस में नहीं है। रस्टॉक्स में अगर एक दफा आराम आए एक जगह से तो दोबारा वहां छाला नहीं पड़ेगा। एनागेलिस में उस जगह भी फिर पड़ जाता है और निस्बतन ज्यादा गहरी क्योर के बाद फिर आराम आता है। मसलन एक जगह शफा हो गई, दोबारा फिर वहां से छाला उठ खड़ा हुआ, फिर शफा हो गई, फिर उठ खड़ा हुआ। मऊफ जगहों का बार बार उभार ये रस्टॉक्स को रूल आउट कर देता है। क्रोटन में एहतमाल है कि हो जाए, मगर अक्सर क्रोटन में जो मैंने देखा है वो जब साफ करता है मर्ज को तो साफ हो जाता है। लेकिन रस्टॉक्स में ना, इसमें एनागेलिस में उस जगह फिर उठ खड़ा होता है मर्ज और जलन उस शिद्दत की नहीं होती जितनी रस्टॉक्स में है। समझे? उसके अलावा मैंने कुछ इलामतें नोट की हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कंपैरेटिव स्टडी, हाँ ये है जगह वो जहाँ मैंने आपके लिए इलामतें नोट की थी। एक बहुत ही ख़ास बात इसकी बताने वाली थी, मैं भूल गया था, मुझे याद आ गई है देख के। क्रोटन के मुतालिक ये भी बता दूं कि रस्टॉक्स का एंटीडोट क्रोटन है, क्रोटन का एंटीडोट रस्टॉक्स है। अगरचे असहाल की इलामतों में रस्टॉक्स क्रोटन से नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे का एंटीडोट है। असहाल की इलामतें हों तो क्रोटन का एंटीडोट पता क्या है? किसी को पता है? पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में भी असहाल जोर के साथ एक्सपर्ट में आते हैं और क्रोटन में भी ये खास इलामत है। और जहां इस किस्म के असहाल मिले, खारिश ना हो, तो पोडोफाइलम इसका एंटीडोट बनेगा क्रोटन का।
अगर खारशी अलामतें नुमाया हों तो फिर रस्टॉक्स इसका एंटीडोट है। इसमें मैंने आपको कहा था और दवाएं भी हैं मिलती जुलती, उनमें एक एनाकार्डियम है, एक सीपिया है, एक एनागैलिस है। एनाकार्डियम की पहचान ये है कि उसके छाले या एरप्शंस छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कैंथरिस जितनी छोटी नहीं। कैंथरिस और रस्टा से कम क्रोटन और कैंथरिस के दरमियान कहीं उसको आप एनाकार्डियम को डाल सकते हैं। लेकिन एनाकार्डियम का जो ख़ास मार्क है वो ये है कि खारिश गहरी होती है और वहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता। ये इसकी ऐसी इलामत मैंने देखी है जो आमतौर पर कम दूसरी दवाओं में मिलती है, सिवाय इसके कि एलर्जी से हाथ फूल जाएं और वहाँ ये स्क्वॉमिशनेस और बेचैनी खारिश शुरू हो जाए। उसमें आमतौर पर फास्फोरस बहुत इफ़ेक्टिव है। बल्कि मैंने अपने ऊपर तजुर्बा किया था, मुझे इसकी एलर्जी हो गई थी। एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ना आपकी, क्या क्या होती हैं वो? क्लोरोक्विन वगैरह। क्लोरोक्विन एक और भी है, रेसिचिन। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। हाँ, पाकिस्तान में रेसिचिन बहुत इस्तेमाल होती है और है भी बहुत इफ़ेक्टिव। जिन दिनों में भी होम्योपैथिक मैंने शुरू की थी, पहले मैं ये किया करता था कि जब तक मौत के किनारे पर ना पहुंचूं होम्योपैथिक इलाज जारी रखता था मलेरिया का, ताकि डिस्कवर हो जाए, तजुर्बा भी हो जाए। इसलिए मुझे फिर मलेरिया का इतना तजुर्बा हो गया कि रब्बा में फिर मलेरियल केसेस में बहुत जल्दी सही तशख़ीस कर देता था। जब पहुंचता था फिर रेसोचीन मैंने सराहने रखी होती थी। रेसोचीन तो बिल्कुल तीर बहदफ थी उसके लिए, कम से कम मेरे मलेरिया में, इसलिए ख़तरा नहीं था कि हाथ से निकल जाएगा। 2-4 गोलियां 2 दिन खाएं, 2 दिन के अंदर अंदर मलेरिया ख़त्म और हाथ सूज जाते थे और अंदर इतनी गहरी खुजली कि जिस एनाकार्डियम के मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ उंगलियाँ पहुँचती नहीं और बेचैनी शदीद और खुजली में मज़ा नहीं था। रेसोचीन की जो एलर्जी है उसकी खुजली में कोई मज़ा नहीं, सिर्फ खबासत है, तंग करने वाली चीज़, खुश्क बदमिजाज और नींद नहीं आती बिल्कुल। 24 घंटे 48 घंटे गुजर जाएं, हर वक्त हाथ और पांव दोनों के तलवे और हथेलियां सूजी हुई। एनाकार्डियम मैंने ट्राई की लेकिन नाकाम हो गई। फिर मुझे फास्फोरस का ख्याल आया और फास्फोरस की एक ही खुराक से यूँ लगा जैसे सब गुब्बारे की फूंक निकल जाती है ना, इस तरह वो सब आहिस्ता आहिस्ता दबते हुए वापस होकर आराम से बैठ गया। फिर दोबारा मुझे, जब तक मुझे इसका इलाज नहीं मालूम हुआ, जो ये था मेरे लिए, ब्रायोनिया 200, रस्टॉक्स 200 बारी बारी खाने से मलेरिया आगाज़ ही में ख़त्म हो जाता था। और अब भी मैं अक्सर ये ट्राई करता हूँ, लेकिन अब और भी दवाएं हैं जिनसे फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन उस वक्त ये नुस्खा बाद में दरियाफ्त हुआ। एक बार कराची में फिर यही हो गया और शदीद बेचैनी, नींद आए ना, और मैंने काम काफ़ी करने थे। फिर मुझे फास्फोरस से याद आया, मैंने कहा वो तो पहले भी काम किया था, दोबारा उसी तरह, कोई कमी नहीं हुई। एक खुराक मुँह में डाली, बस हाथ सुकून मिलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। तो होम्योपैथिक दवाएं अगर सही इस्तेमाल हो और सही वक्त पे याद चीज़ आ जाए तो गैर मामूली इफ़ेक्टिव है अल्लाह के फजल से। और एनाकार्डियम का याद रखें, इसकी खारिश गहरी होती है, बाहर भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। छीलते हैं तो ज़ख्म भी बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मगर ये एहसास एनाकार्डियम का ख़ास है कि जहाँ तक पहुँचना चाहिए खुरचन को वहाँ नहीं पहुँचती। बाकी जब दवाओं में ये होता है कि आप उनको खुरचें, मज़ा भी आ गया, फिर दर्द शुरू हो गई, जिल्द के ऊपरी सतह पर वो तकलीफ़ रहती है, ज़ख्म बन जाते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि अंदर कुछ बैठा हुआ है। एनाकार्डियम का ये ख़ास एहसास है। एक चीज़ जो है वो बहुत ही अहम है, हाथों की हथेलियों में एक्जिमा
और खुसूसियत के साथ यहाँ अगर तकलीफ बढ़े तो क्रोटन का इस पर कोई असर नहीं। हथेलियों पर ख़ास शक्ल क्रोटन की भी हो, तभी मुझे याद आया कि क्रोटन ने काम नहीं किया था। वो जो एलर्जी थी उसका हाथों से ताल्लुक था और क्रोटन इस पर कोई असर नहीं रखती। वो एनागैलिस की सरजमीन है। एनागैलिस से बेहतर हथेलियों पर काम करने वाली और कोई दवा नहीं है। लेकिन रस्टॉक्स भी है। हाथों में तो मैंने अभी अब मिसाल भी दी थी आपको, रस्टॉक्स का भी दायरा अमल है और इसका एनागैलिस का भी। लेकिन एनागैलिस और इसमें फ़र्क, एक तो नुमाया फ़र्क जलन का है। जैसी जलन रस्टॉक्स में है वैसी उसकी कोई मिसाल और दिखाई नहीं देगी। ये इलामत मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि एनागैलिस की ये इलामत मुझे याद रहती है कि इसमें ठीक होने के बाद फिर वहीं से फिर उभरता है और ये भी रस्टॉक्स से बिल्कुल मुमताज़ करने वाली इलामत है। रस्टॉक्स में जहाँ ठीक होगा वहाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ बार बार वहाँ से उभार उठेंगे जहाँ बज़ाहिर ठीक हो गया है। एनागैलिस की चंद खुराकें खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक कर देती हैं, फिर दोबारा बार बार आने वाली तकलीफ पीछे छोड़ देती है। पेट्रोलियम भी इन दवाओं में जो इस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती हैं नुमाया है। इसका भी जेनिटल्स के इर्द गिर्द का इलाका उससे गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन पेट्रोलियम में सुर्खी, छोटे छोटे दाने, रेड स्पॉट्स, छिलने वाली जगह छोटी छोटी, ये तो पाई जाती हैं, मगर वो गहरा बड़ा उभार जैसे छाले पड़ जाएं या बड़े बड़े ज़ख्म बन जाएं, खुले खुले बड़े बड़े, ये पेट्रोलियम में नहीं है। यहाँ मैंने बहुत से लोगों में पेट्रोलियम इस्तेमाल करके देखी है, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम की वजह से पोल्यूशन है हवा में। तो कई दफ़ा एक्जीमे वगैरह के केसेस जब रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, तो जब सोराइनम के साथ, सर्दियों में मैं सोराइनम और पेट्रोलियम और गर्मियों में सल्फ़र और पेट्रोलियम देता हूँ, तो अक्सर ये मुफीद है। अगर क्योर ना भी करे तो बहुत नुमाया फ़ायदा हो जाता है। पेट्रोलियम का ऐसे ताल्लुक़ है। मगर जैसे पेट्रोल हाथ में मले ना आप, तो खुश्क सी जल्द हो जाती है, कहीं सफ़ेदी कहीं सुर्खी थोड़ी सी, और जिनको एलर्जी हो उनके हाथ फिर सूज भी जाते हैं बाज़ दफ़ा स्किन पे मुस्तकिल बीमारी रह जाती है। इसको ये कंपैरिजन था जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं बताऊंगा। इसमें एक और बात है पेट्रोलियम में कि ब्लीड अगर हो जाए तो फिर रिलीफ होता है, लेकिन क्रोटन वगैरह में या रस्टॉक्स में ब्लीडिंग हो तो रिलीफ नहीं होगा। पेट्रोलियम में ये बात है। और क्रोटन और किन बातों से पहचाना जाता है? एक तो यह कि क्रोटन में अमूमन पेट की खराबी मिलती है इल्ला माशाअल्लाह, और दूसरे मतली पाई जाती है क्रोटन में। अगर एक्जिमा हो कहीं भी हो और मतली पाई जाए तो क्रोटन का ख्याल आना चाहिए। इपिकॉक में भी मतली पाई जाती है, जो उल्टी नहीं बनती बल्कि मतली रहती है, और कभी आए भी खैर तो बहुत मामूली सी, मगर हर वक्त की मतली बेचैन रखती है। उसका वो इपिकॉक की इलामत है। इस इलामत में क्रोटन और इपिकॉक बिल्कुल हम मुशाबे हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सिर्फ फ़र्क यह है कि इपिकॉक में अगर साल लगें भी या पेट की खराबी साथ शामिल हो तो थोड़े थोड़े होते हैं बिल्कुल, और इसमें क्रोटन में बड़े और एकदम, और टिपिकल इलामत है वो साफ पहचानी जाती है। नेटल फास्ट पढ़ा चुका हूँ आपको मैं? नहीं, कभी नहीं। ओहो, क्या कहाँ है? ये तुम लेके आए? ये तो मैं लेके आया।
मैं उठा के लाया सारे रास्ते अपना मैं लेके आया हूँ। मैं दोबारा वापस गया हूँ दफ्तर। मुझे चलते चलते ख्याल आया था कि शायद ये पढ़ी हुई है, मैं नहीं पढ़ाई, तो फिर मैं लेके आया हूँ खास तौर पर। आगे मैं हैरान, तुम भी ले आए तो दूसरी कापी। हाँ ठीक कहते हो, दूसरी कापी है ये। हाँ ठीक। एक नेट्रम फॉस तैयार है आज के लिए, और दूसरी मैंने क्यूप्रम तैयार की थी। तैयार हो गई है क्यूप्रम? मगर इसकी अभी वो नहीं बनी अभी। अब वो नहीं बनी, अभी तैयार हुई थी। हाँ ठीक है। तो अगर नेट्रम फॉस से वक्त मिला तो फिर क्यूप्रम पे आएंगे इंशाल्लाह। नेट्रम फॉस बुनियादी तौर पर इसके लिए अच्छी है, शुगर, ब्लड शुगर में बहुत मुफीद है नेट्रम फॉस। लेकिन अमूमी इलामतों में इसकी फ्रेटिंग, मेंटल एग्जर्शन और उसकी वजह से जो बदअसरात पड़ जाते हैं ओवर मेंटल एग्जर्शन से, और फिर उसके अलावा इसमें इंसान ने बाद नौजवानी में बदियाँ ऐसी हों जिनके चक्कर में फंस गया हो। कई होते हैं ऐसे नौजवान जो दवाइयाँ मांगते हैं ऐसे मौक़ों पर, उनमें नेट्रम फॉस अच्छा असर दिखाती है। इसकी पोटेंसी का फैसला होने वाला है कि छोटी पोटेंसी देनी चाहिए या ज़ायद। मैं इसको 6x पे शुरू करता हूँ। अगर रिस्पांस पूरी ना हो तो फिर ऊंची ताकत में देते हैं। बाज़ 30 में बेहतर काम करती है, बाज़ 200 में करती है, और बाज़ दफ़ा फिर बहुत ऊंचा जाना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि नेट्रम फॉस का ताल्लुक खून के सुर्ख ज़रात से भी है, हालांकि असल ताल्लुक फेरम फॉस का इससे है। लेकिन फेरम फॉस बाज़ दफ़ा अकेली काफ़ी नहीं होती, तो नेट्रम फॉस साथ मिला दें तो एनीमिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। नॉर्मल नुस्खा मेरा एनीमिया का, जो मैं एनीमिया के अलावा प्रेगनेंसी में भी देता हूँ, वो है फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, कॉलीफॉस। ये रोज़मर्रा की प्रेग्नेंट मदर की जो खून की ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखती है। लेकिन ये हदायत है कि मुस्तकिल मुसलसल खाते ही ना चले जाएं। कुछ अर्सा खाई, फिर छोड़ दी, इजी गैप एक दे दिया बीच में, फिर वक्फा के बाद दोबारा शुरू कर दी। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सारी प्रेगनेंसी में सेहतमंद नॉर्मल बच्चे और सेहतमंद माँ के लिए बहुत मुफीद है, यानी माँ को सेहतमंद रखने के लिए बहुत मुफीद है। अगर ये एक्सेस काम ना करे ये फार्मूला, तो नेट्रम फॉस मिला दें साथ, वो फिर इट विल टेक केयर ऑफ ब्लड और एनीमिया का खास तौर पर। नेट्रम फॉस में एक इलामत है जो मैंने कभी पहले नोट नहीं की, मरीजों में ना कभी देखा ना कभी तलाश किया, लेकिन लिखी होती है इसमें कि ओपन एयर को अवर्स है नेट्रम फॉस का केस। अब मुझे चूँकि पसंद है ओपन एयर, कभी ख्याल ही नहीं आया कि कोई अवर्स भी हो सकता है, सवाए सोराइनम के। ये ऐसे मरीज़ों के जिनको शदीद सर्दी होती है और वो ठंडी हवा का ड्राफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे और भी कई मरज़ हैं, मसलन जिसमें एस्मा में ऐसे केस होते हैं जो झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाज़ हैं जो हर वक्त हवा चाहिए उनको। तो ये वो इलामतें हैं जो तलाश करना मुश्किल हैं, इसलिए इसको रूटीन के सवालों का मैंने कभी हिस्सा नहीं बनाया। हाँ, अगर कोई बता दे कि मुझ में ख़ास बात यह है कि मैं खुली हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर नेट्रम फॉस भी याद आ जाना चाहिए, ये मेरा मतलब है। लेकिन बेवजह अपने आप को इन बातों से लोड ना करें कि ये भी पूछें वो भी पूछें। दो बातें और इसमें हैं जो एक सल्फर की याद दिलाती है और एक बेसिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम की। सोराइनम में भी है वो बात। सल्फर तो यह है अवर्शन टू बेथिंग। सल्फर के मरीज को नहाने से नफरत होती है, नफरत नहीं तो कम से कम कोशिश ज़रूर करता है कि किसी तरह बच जाऊं, और नेट्रम फॉस में भी ये बात पाई जाती है।
और दूसरा है नज़ले की टेंडेंसी, क्रॉनिक नज़ला वगैरह जिनको होता रहता है और आमतौर पर रुझान है। इसमें बहुत सी दवाएं हैं जो मैं लिखवा चुका हूँ, उनमें एक नेट्रम-फॉस को भी दाखिल कर लें। भूख इसके लिए मुश्किल है, इसलिए कि भूख से बहुत सी कंप्लेंट्स इसकी वापस आ जाती हैं और खाना रिलीफ देता है नेट्रम-फॉस के पेशेंट को। नेट्रम-फॉस का ब्लड शुगर से ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है ये वजह होगी कि इसमें ब्लड शुगर गिर जाती होगी भूख से, और वैसे इलाज के तौर पर ब्लड शुगर हाई हो तो फिर देते हैं, समझे, या फिर इरेगुलर हो जाता है, मुझे वजह समझ नहीं आ रही, मगर है ये दुरुस्त कि ब्लड शुगर में इसको मैंने बहुत मुफीद देखा है। लेकिन भूख तकलीफ़ें बढ़ाती है और भूख से रिलीफ फ़ायदा देता है। एक ये वजह हो सकती है कि शुगर है तो सही मगर हज़म नहीं हो रही, इसलिए कमज़ोरी का एहसास फिर भी मौजूद है। ये तो हो सकता है ना डॉक्टर साहब, तो ये बात होगी। ऐसे मामले में दोनों जगह ये फ़ायदेमंद होगी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी और कमज़ोरी को बराह रास्त दूर करने में। उसमें भी अनकॉन्शियसनेस फील होते हैं, हाइपर में भी। हाँ बिल्कुल ठीक है, शुगर ज़्यादा होती है और वजह भी होती है उससे। जो खून की कमी का नुस्खा है इसमें से फिर फेरम-फॉस निकाल देंगे, और ये क्या खून की कमी का जो नुस्खा निकालना नहीं है, फेरम-फॉस तो लाजमी हिस्सा है, वो तो मुस्तकिल जुज़ है। अगर वो फ़ायदा ना दे तो फिर नेट्रम-फॉस उसमें जमा कर दें तो फिर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। उन्हीं मरीज़ों के लिए जहाँ नेट्रम-फॉस की ज़रूरत थी, वो उसके अलावा बेस रहेगा। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टॉनिक है वो, उसका नाम ही मैंने अमूमी टॉनिक रखा हुआ है ना। इसको जो खाने बुरे लगते यानी तकलीफ होते हैं, एक तो इसका मैंने बताया था ना किसकी किलामतें किस किस से मिलती हैं, एक बताया था सल्फर से नहाने के मुतालिक हैं, फिर ये जो है एनीमिया फेरम-फॉस वगैरह से, और सोलाइनम से क्या बताया था, क्रॉनिक नज़ला बेसिलिनम से, सोलाइनम से है, और बेसिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम। ठीक है। इसमें पस्टिल्ला की इलामत जो है वो खाने के ताल्लुक़ में है। जो चीज़ें पस्टिल्ला के मरीज़ को मुज़िर हैं वो इसको भी मुज़िर हैं, फैट्स मुज़िर हैं, और कई किस्म की जो खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट, मिल्क, सार थिंग्स, विनेगर, इसमें से बाज़ चीज़ें पस्टिल्ला में नहीं मगर आर्सेनिक में पाई जाती हैं। सार थिंग्स और विनेगर वगैरह आर्सेनिक के मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, मगर फैट का सार होने से गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए पस्टिल्ला के अंदर भी इनको शुमार करना चाहिए। फैट्स जिनको एग्री नहीं करती उनको एसिड स्टमक हो जाता है, खाना गलना सड़ना शुरू हो जाता है और बहुत तकलीफ़ देता है। पस्टिल्ला में चूँकि ये अलामत है, इसमें भी है, इसलिए इस लिहाज से दोनों को आप बेशक गांठ दे लें। चाइना से इसकी इलामत ये मिलती है कि अगर लंबे अरसे की बीमारियों से जिस्म के लुआब खुश्क हो गए हों और लिक्विड्स में कमी आ गई हो, तो चाइना भी उसकी दवा है सूखे मरीज़ों की, और नेट्रम-फॉस भी है। बाज़ जगह नमनेस होती है सारे दाईं तरफ पूरी या बाईं तरफ, उसके लिए और दवाएं हैं जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इसमें सिंगल पार्ट्स की नमनेस ख़ुसूसन पाई जाती है, सिर्फ हाथ सो जाए या उंगली सो जाए या जिस्म का एक हिस्सा या कान के एक तरफ सो जाए, ऐसे सिंगल पार्ट्स की नमनेस में नेट्रम-फॉस वो सबसे नुमायाँ है। और भी हैं, मैंने कहीं पढ़ी, मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन आएंगी तो बाद में बता दूंगा।
लेकिन सिंगल नेट्रम-फॉस is outstanding in this particular inclination. ऑर्गेज्म ब्लड का, इसमें बेलाडोना भी, पस्टिला भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पस्टिला के साथ ये भी अलामत मिलती है कि किसी ख़ास हिस्से की तरफ एकदम दौरान खून, जैसे औरतों को मेनोपॉज के ज़माने में हो जाता है, तो ऑर्गेजम्स एकदम बढ़े खून के दबाव और रश, तो उसमें भी नेट्रम-फॉस अच्छी दवा है। शॉक्स जो रात को पड़ते हैं, उसमें मैंने आपको कई दवाएं बताई हैं पहले। रात सोते में शॉक्स हो जाते हैं, अचानक झटके से आँख खुलती है, इसमें भी ये शॉक्स हैं, लेकिन इसका एक शॉक ऐसा है जो दूसरी दवाओं में नहीं मिलता। यूँ लगता है कि शरियाने यानी आर्टरीज के अंदर किसी ने कोई तीर सा चला दिया है, और आर्टरी के अंदर वो शूट करता हुआ तीर, दर्द का तीर दूर तक चला जाता है और इंसान महसूस करता है कि यहाँ से गुजरा है, हालांकि होता कुछ नहीं, जैसे सुई फिर गई हो अंदर। ये टिपिकल नेट्रम-फॉस की अलामत है। किस तरह पैदा होती है हमें कुछ समझ नहीं, मगर होती है। और कई ऐसे मरीज मिलते भी हैं जो कहते हैं यूँ लगता है जैसे अंदर से कोई चीज़ तीर सा चल गया, कोई एकदम कौंधा सा लपक गया है। कौंधा और चीज़ है, वो बिजली का कौंधा कहलाता है। उसमें कॉस्टिकम टाइप की दवाएं काम आती हैं, और भी कई मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये है बाकायदा सुई या तीर के चलने का एहसास उसकी मुतलका दर्द के साथ। मसल्स में और टेंडन्स में जो कमज़ोरियां हैं उनमें भी ये मुफीद है। मगर कमज़ोरी से ज़्यादा टेंशन होती है इसमें। अगर टेंडन्स में और मसल्स में टेंशन का एहसास हो, जैसे हर वक्त तनाव है वहाँ, उसमें नेट्रम-फॉस अच्छी दवा है। इस पहलू से आँख के इर्द गिर्द जो टेंशन है उसमें भी नेट्रम-फॉस मुफीद है। ख़ासतौर पर आँख में मैंने इसको देखा है, बाद लोगों को आँख का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके लिए एक नुस्खा मैंने बनाया है, वो इसके अलावा है। लेकिन अगर वो अमूमन शिकायत कोई करे कि टेंशन है आँख के इर्द गिर्द, तो नेट्रम-फॉस बहुत इफ़ेक्टिव है खुदा के फजल से। इसलिए टेंशन के लिहाज से मसल्स और टेंडन्स, इन दो में तो अमूमन याद रखें, और आँख की टेंशन में नेट्रम-फॉस खुसूसियत से। बाज़ दवाएं हैं जिनमें सोते में शॉक्स लगते हैं जिस्म में। क्या क्या दवाएं थी मैंने, बाज़ मोटी मोटी दवाएं जी, और आर्सेनिक, ठीक, क्लेमेटिस जिसमें शॉक के साथ। ठीक है। ये सोते में होते हैं या जागते में? सोते में एकदम झटका लगता है। ये जो दवाएं इसमें जागते में होते हैं, वो होते रात को है, इसलिए बिछाई जाएगी साफ। और मुझे चंद दिन पहले एक मरीज़ा ने यही बात बताई थी, मुझे उस वक्त याद ही नहीं आई ये दवा। अब अगर कभी दोबारा आई तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कह रही थी कि मुझे जागे जागे रात के वो झटके लगते हैं। मेरा ख्याल है मैंने उसको कोई और दवा दे दी झटकों की, और भी बहुत सी हैं दवाओं के झटके। मसलन उससे मैं ये पूछता रहा कि जिस तरफ लेटती हो उस तरफ ज़्यादा झटका, या अपोजिट साइड के सोलिनम नाइगर है उसका भी इससे ताल्लुक़ है, और फिर सिविसिफ्यूजा है, एक्टिया रेसिमोसा जिसको कहते हैं। तो मेरा दिमाग उन चीज़ों की तरफ गया, मगर वो मुझे कहती थी कि मुझे सारे जिस्म में झटका लगता है। अब नेट्रम-फॉस पढ़ी मुझे याद था पहले, लेकिन उसके साथ रिलेट नहीं कर सका था। ये इसकी ख़ास अलामत है, जागे में झटका लगता है। अब नहीं भूलेगा, आपको मिसाल भी मैंने दे दी, ठीक है ना। मसल्स की ट्विचिंग हर जगह, ये तो इसके खासा है इसका।
और चूँकि ये एसिड पैदा करती है स्टमक वगैरह में ज़्यादा नेट्रम फॉस, इसलिए यहाँ पर सेल्फ की तरह खटास का एहसास ये बाशऊरी तौर पर भी ये होता है। सिर्फ वेदे की खटास नहीं बल्कि एहसास अपनी ज़ात में कि मैं खट्टा खट्टा सा हूँ जैसे, और पसीने में बदन में भी खटास पैदा हो जाती है। और ये लिखता है कि बॉडी स्मेल्स आर, यानी वाकईतन दूसरों को भी, मैं तो समझा करता था कि सिर्फ अपना एहसास है, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है कि वाकईतन दूसरों को भी खट्टी बू आती है ऐसे मरीज से। बच्चों से तो कई दफ़ा आती है खट्टी खट्टी बू, उसमें नेट्रम फास्ट ट्राई करनी चाहिए। बद खबरों से जो लोग गुम हो जाते हैं, ऐसा केस अभी एक फैमिली आई थी, उसमें बता रहे थे, उनको मैं कोई दवा दी थी, मुझे याद नहीं कि क्या दी थी, मगर नेट्रम गालबन ओपियम वगैरह ये चीज़ें दी होंगी। नेट्रम फास्ट भी टिपिकल इस मरज़ का इलाज है कि किसी बद खबर से अचानक इंसान गुमसुम हो जाए, नेट्रम फास्ट दें तो उससे आइंदा जो ख़तरे हैं वो टल जाते हैं, वरना ऐसे मरीज़ बाज़ दफ़ा पागल हो जाते हैं, हिस्टेरिकल हो जाते हैं। जो स्टार्टलिंग है सोते में जैसी ग्राइंडेलिया की होती है, वो इसमें भी पाई जाती है। वो स्टार्टलिंग और चीज़ है, नींद आई एकदम झटके से आँख खुली, या सोते में झटके से आँख खुल गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मैंने बात बताई थी वो अपने तौर पर इसमें है कि जागे जागे लेटे लेटे अचानक जिस्म पे ज़लज़ला सा आता है, बार बार झटके लगते हैं। इरप्शंस सिर में खूबियत से ज़्यादा होती हैं इसमें, और डिस्क्राइब इस तरह की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। On the head of golden yellow अब गोल्डन येलो खूबसूरत सी चीज़ है, वैसे जिसमें भी जर्दी पाई जाती है वो गोल्डन ही होती है। माथे के एक्जिमा भी मुफीद है। सर भारी हो और बाल झड़ते हों, बाल झड़ने की तो बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन कोई अकेली गैर मामूली कामयाब देखी नहीं कभी। गंजे चाहे गंजे ही रहते हैं, लेकिन जब किसी कमजोरी की वजह से बाल झड़ने वो संभल जाते हैं खुदा के फल से। तो बारहा मैंने देखा है जवान बच्चियाँ किसी वजह से बाल झड़ने लग गए, खुसूसन अगर वो एलोपेशिया हो तो उसका होम्योपैथिक नुस्खा तो अल्लाह के फल से गैर मामूली है, हैरत अंगेज काम दिखाता है। आज आया है कोई पैचेस नंगे, सारा गुच्छे के गुच्छे उतरे हुए, और महीने के बाद आए तो सब बिल्कुल ठीक, नए बाल उन चिकनी जगहों पे उगाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ताकतें सब अता की हैं, सिर्फ उनके सही इस्तेमाल की बात है। अब सर दर्द की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। तकरीबन एक जैसी इलामतें हर जगह मिलती हैं सिवाय साइडेडनेस के, उनमें पहचाना जाता है। बाज़ और गर्मी सर्दी के फ़र्क हैं। अब इसमें जो इलामतें हैं ये आप किस तरह पता करेंगे जब मरीज़ को आएगा तो? द पेन्स आर बर्स्टिंग, कटिंग इन टेम्पल्स एंड वॉमिटिंग एंड प्रेसिंग इन फॉरहेड एंड आउटवर्ड ओवर आइज, प्रेसिंग इन ऑक्सीपिट एंड साइड एंड ऑक्सीपिट, प्रेसिंग इन टेम्पल्स, प्रेसिंग इन वर्टेक्स एज इफ इट वुड ओपन। पहचान लेंगे मरीज को? कोई आता है कि मेरे सर दर्द हो गई है, ये बातें मालूम करते करते आपको सर दर्द हो जाएगी। मरीज को खुद पता चल जाता है, मुझे फायदा होता है सर दर्द से, मैं ये खाती तो मुझे आराम आता है इससे। अपना ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब दूसरों को देखोगी तो ये बारीकियाँ, ये फर्क जो है बड़ा मुश्किल काम है। सर दर्द में तो मोटा मोटा मैंने बाज लगाए हुए हैं अंदाजे, मसलन बाज गर्मी से बढ़ती हैं या गर्म मुल्कों से, बाद मलेरियल लोग होते हैं, बालों के इन्फेक्शंस हैं पुरानी, तो उनका इलाज तो आसान है। मलेरिया का इलाज करें तो मलेरिया सर दर्द ख़त्म हो जाएगी।
अभी मुझे एक फ़ोन आया किसी बच्ची के कि मैं बड़ी सख्त तकलीफ़ है, सिर में दर्द है, और मुझे ख्याल है कि आजकल जो इन्फेक्शन सी हो रही है, इन्फेक्शन ना हो जिसकी वजह से होती है, बुखार होगा पता नहीं लग रहा उसको, तो इन्फेक्शन और बुखार की दवा दी तो थोड़ी देर के बाद हंसता खेलता बिल्कुल ठीक, हालांकि एस्पिरिन वगैरह से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये अब अंदाज़ा है, सही अंदाज़ा लगाना ये एक सारी ज़िंदगी का खेल है। अपने तजर्बे से ना कुछ अंदाज़ा लगा रहा कि पता है कि यहाँ छलांग इस तरफ लगानी है, यहाँ इस तरफ लगानी है। ये चीज़ ऐसी है जो आपको किताबों में कोई बयान कर नहीं सकता। और मिसालें दे रहा हूँ ताकि आंखें खोल के रखें। मुश्किल केसेस को निस्बतन आसान बनाने के लिए तजर्बा काम आएगा, और बाद सिमतों में ज़हन खुद ब खुद छलांग लगाएगा, और उसमें तजर्बे के साथ फिर रफ्ता रफ्ता अंदाजे ठीक बैठ जाते हैं। सर दर्द में ग्लोनाइन, नेटम्योर और मेजलसीमियम का नुस्खा जो कभी कभी आर्सेनिक से बदलता हूँ। अमूमन गर्म मुल्कों की सर दर्द में अच्छे, या किसी को कभी लू लग गई हो और फिर आराम ना आता हो, ठंडे मुल्क में भी आ गया हो, उसमें ये बाज़ हैरत अंगेज़ काम दिखाती हैं। एक केस था जो तमाम स्पेशलिस्ट को दिखा चुका था और कोई आराम नहीं आ रहा था बिल्कुल किसी कीमत पे, और ये नुस्खा जब दिया आखिर तो चंद दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एक मुश्किल ये पड़ी कि 6 महीने आराम के बाद फिर दोबारा उसने काम नहीं किया, और फिर अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर इसकी ऊंची ताकत कर देते बजाय दवा बदलने की, मैंने गलती ये की कि फिर उसकी दवाएं बदलनी शुरू कर दी, फिर उसी चक्कर में फंस गया। फिर वो आखिर बेचारा तंग आके कहीं चला गया, छोड़ गया। लेकिन आइंदा याद रखें कि एक दवा जब काम करे तो उसकी ऊंची दवा इस्तेमाल करना पहला हक है मर्ज़ का, फिर उससे ऊंची, फिर ऊंची, और बाज़ बार बहुत ऊंची दे दी जाए। जब 1-2 दफ़ा देखें कि हर स्टेप काम आ रहा है तो बहुत ऊंची फिर क्यूरेटिव बन जाती है, एक ही खुराक काफ़ी हो जाती है। तो इस तजुर्बे की मजबूरियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। कई फेलियर्स हैं वो आपकी ज़्यादा तालीम कर सकते हैं बनिस्बत कामयाबियों के, क्योंकि फेलियर में आपको याद रखना पड़ेगा क्या वजह हुई थी, क्यों ऐसा हुआ। बात वही है जो लुकमान से पूछा था किसी ने कि अकल तुमने कहाँ सीखी है, उसने कहा बेवकूफ़ों से। बहुत अच्छा जवाब दिया था अकल वाला। और तिब अगर आपने सीखनी है, शिफा का सलीका सीखना है तो अपनी नाकामियों से सीखें। कामयाबियों के वक्त आदमी ज़्यादा ही तवक्को बना लेता है, तभी अक्सर हमारे पास बड़ी बड़ी रिपोर्टें करते हैं ये दवा तो बस तीर बहदफ है, और आप इस्तेमाल करके देखें तो बिल्कुल वो तुक्का भी नहीं बनती। नाकामी के बाद जब दवाई सही मिल जाए वो फिर बहुत अच्छा काम करती है और हमेशा सही निशाने पर बैठती है। तो अपनी नाकामियों का एनालिसिस किया करें, ये मेरा मतलब है। इसमें मैंने बताया था ना हर किस्म की वो स्पेज़म्स भी हैं, ट्विचिंग्स भी हैं। अगर पढ़ते वक्त दाईं आंख ट्विच करे तो उसके लिए नेट्रोफास खुसूसी दवा है। पढ़ते में दाईं आंख सिर्फ ट्विच करे। इसी तरह भैंगेपन में भी मुफीद है। आंख के छप्पर फूल जाएं, लिड्स जिनको कहते हैं, उसमें भी नेट्रोफास का अच्छा असर है। अगर आंखों के सामने फ्लिकरिंग सिर्फ उठते वक्त हो सुबह तो उसमें ये अच्छी है। अगर थकावट की वजह से हो दिन के वक्त तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छा असर करती है फ्लिकरिंग के लिए, और बाज़ दफ़ा सल्फर देनी पड़ती है रस्टॉक्स के बाद, या बाज़ दफ़ा अदल बदल के भी देनी पड़ती है। मायोपिया में भी इसको मुफीद पाया गया है। आंख के सामने चिंगारे उड़े तो उनके लिए भी मुफीद है। आंख के सामने जो चिंगारे से उठते हैं ये एक
मुख्तलिफ वजूहात से हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना भी है। अगर किसी मरीज़ के खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो जब उठता है या बैठता है, अचानक जोर लगाता है तो बाद में आँख के सामने तारे नाचने लगते हैं। ऐसे मरीज़ के फ़ौरन चेक कराना चाहिए। अगर चेक ना भी कराएं तो एंटी कोलेस्ट्रॉल इलाज जो हमारा मुरवजा है वो शुरू करा देना चाहिए और डाइट की एहतियात करवा देनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की वजह क्या है? उसमें ना वहाँ आँख में बैठा होता है, कहीं कोलेस्ट्रॉल इधर उधर डिपॉजिट हो रहा होता है जगह जगह, वो जब झटका दें तो उछल जाता है और वो जब तैरता है ना तो वही नजर आता है सितारों की शक्ल में। इरप्शन इसकी अक्सर मैंने बताया ना सिर के साथ ही ताल्लुक रखती हैं या माथे के साथ या कानों के साथ। कानों में हर किस्म की आवाज़ें चाइना की याद दिलाती हैं। एनीमिक केसेस में अमूमन आया करती हैं। सुनवाई में हर तरह की खराबियाँ या बहुत तेज हो जाती है या इम्पेयर हो जाती है, बाज़ पहलू से डिफेक्टिव नाक़िस हो जाती है। नज़ले का बता चुका हूँ आपको कि पुराना नज़ला की टेंडेंसी इसमें है, बताया था अभी। नज़ले का रुझान पाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें एक नज़ले का रुझान एक तो होता है ना पतला बार बार नज़ला होना, वो मुराद नहीं है। नज़ला जो थिक वाज़फ़ा वो बन जाता है, सेमी लिक्विड सा, वो हर वक्त नाक के अंदर बनता रहता है, आहिस्ता तंग करता रहता है, निकालने को दिल चाहता है, फिर थोड़ी देर के बाद बन जाता है। इस किस्म के क्रॉनिक नज़ले में ये मुफीद है। कुव्वत शामा यानी सूंघने की कुव्वत ज़्यादा तेज हो जाती है इसमें बाज़ दफ़ा। छींकों का रुझान भी पाया जाता है और ज़्यादातर बाएं नॉस्ट्रिल में इरिटेशन होकर छींकें आती हैं। गम्स की ब्लीडिंग में भी अगर जुबान का बेस जर्दी माइल हो, इसका जर्दी से कोई गहरा ताल्लुक लगता है नेट्रम फॉस का। इसके जो अखराजात हैं उनमें भी जल्दी पाई जाती है। जो एक्जीमा है उसको भी देखा, गोल्डन स्कैब येलो, गोल्डन येलो, और नज़ले में भी येलोइश रुझान नुमाया है। अगर ज़ुबान येलो कोट हुई हो तो इस सूरत में ये गम की ब्लीडिंग वगैरह के लिए भी मुफीद है। यानी ऐसे मरीज़ के जो मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांत नरम हो जाते हैं, लूज़ होने लग जाते हैं, खून निकलता है, अगर ज़ुबान के ऊपर जर्द तय हो तो नेट्रम फॉस पहले ट्राई करनी चाहिए, बाकी दवाएं बाद में आएंगी। दांत खोचले हो चुके हों, ग्राइंड करने का यानी दांत पीसने का रुझान हो, खुसूसन बच्चों में, खोड़े पड़ जाएं दांतों में, जिसका मतलब है कि बच्चों के लिए ये मुफीद है। और एक उसकी वजह ये भी है कि नेट्रम फॉस का मीठे से ताल्लुक़ है, मीठे का एंटीडोट है बहुत हद तक। तो गालिबन बच्चों को मीठे की आदत होती है, ज़्यादा वक्ती तौर पर शुगर बढ़ जाती होगी, खा डायबिटीज़ के मरीज़ ना भी हों, तो दांतों पर जो मीठे के असर बद असरात हैं उनमें नेट्रम फॉस मुफीद है। वो जो नाक के पीछे से अंदर बलगम गिरना या बाहर निकलना, अगर वो जर्द है तो नेट्रम फॉस का ताल्लुक है उससे। फैट एंड मिल्क बता चुका हूँ, वो मुफीद नहीं है।
मैदे में अल्सरेशन, इंतहाई प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास और रेचिंग, ये सारी चीज़ें जो नासूर बनते हैं जो मैदे के अंदर या वैसे ज़ख्म बन जाएं, और तबीयत में रेचिंग मतली की एक तर्ज का नाम है जिसमें आदमी बाप का उपकाइयाँ लेता है, कोशिश करता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं। तो ये इसकी ख़ास बात है। लेकिन शर्त वही लगी हुई है हर जगह कि ज़ुबान का दर्द होना ज़रूरी है। अगर ज़ुबान दर्द है तो इन सब चीज़ों में ये मुफीद होगी। इसलिए आसान बात है, ज़ुबान देख लें फ़ौरन पता लग जाएगा कि नेट्रल फास्ट का केस है कि नहीं। आपने जो मायोपिया बीमारी है कौन सी होती है? ये दूर की नज़र कमज़ोर होना वही होती है मायोपिया। ये जो फोकस है ये बिगड़ जाता है, उसकी वजह से जो लोग जो बाहर चलते वक्त ऐनकें पहनते हैं वो मायोपिया के मरीज होते हैं ना। दोनों हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, यानी वो पर्दे के पीछे बनता है वो हाइपर, जो आगे बनता है लेकिन इसको नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो उसको मायोपिया तो नहीं कहते। हुजूर वो नज़दीक या दूर का सवाल यहाँ नहीं होता। वो तो ये है कि जब फोकस बनता है रेटिना के ऊपर वो जो, तो वो या तो उससे बात समझ गया हूँ आपकी। जी जी। उसके लिए फिर कौन सा नाम है? माया तो मसल्स को कहते हैं जी, और ऑप्टिक देखने को ऑप का ताल्लुक है, वीकनेस की वजह से वही दो लफ्ज मिले हैं, मायो और ऑपिया। जी जी, यानी आँख की नज़र पर ऐसा वो असर जो मसल्स की खराबी से पैदा हो। जी, उससे ये हो सकता है कि या लेंस सिकुड़ जाए, लंबा हो जाए जी, या पिचक जाए। बिल्कुल, पिचक जाएगा तो फोकस पीछे बनेगा, बिल्कुल, लंबा होगा तो पहले ही बन जाएगा। ये तेजी तो मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं कि मेडिकल टर्म कौन सी है जिससे हम दूर की नज़र कमज़ोर वाले को के ऊपर जिसका इतलाक़ कर सकें और नज़दीक की नज़र कमज़ोर वाले, कोई ऐसी टर्म्स हैं कि नहीं? ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। दूर की नज़र कमज़ोर उस वक्त होगी, वो तो मुझे वो तो बात फिर आप वही बात समझा रहे हैं जो हम पहले समझ चुके हैं। कौन सी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर तो हम कहें कि इसकी दूर की नज़र कमज़ोर है सिर्फ? वो तो मेडिकल टर्म्स तो नहीं, वो मेडिकल टर्म नहीं है। ले पीपल को समझाने के लिए कहते हैं यू आर शॉर्ट साइटेड मीन्स कि तुम्हारा फोकस आगे बन रहा है, लॉन्ग साइटेड मतलब तुम्हारा फोकस पीछे बन रहा है। तो उसके लिए जो अगर लॉन्ग साइटेड है तो लेंस जो है वो बनाएंगे कन्वेक्स, और जो दूसरा कनकेव होगा, ताकि जी दूसरा कनकेव हो ताकि वो उसको पीछे ले आए। ये जो दूर की नज़र जो बाहर चलते वक्तों की नज़र होती है ख़राब, उनका कनकेव लेंस होता है? हो सकते हैं, दोनों की वजह से हो सकती है दूर की नज़र। फिर वही बात जिस मुसीबत से निकलना था उसमें फिर दोबारा वापस फेंक दिया। जिस तरह किसी कोई बेचारा अंग्रेज़ वो डूब रहा था कहीं, तो किसी देहाती ने उसको मुश्किल से निकाला। उसने कहा थैंक यू, उसने कहा चलो जाओ फिर उसने कहा फेंक दो भाई मुसीबत के निकाला, आगे से फेंक यू। तो आपने हमसे वही बात की है, अच्छा बात निकल रहा था बाद फिर वापस फेंक। कोई इस तरह ऐसी नहीं है, बस ये कहें कि नहीं है, समझाना पड़ेगा। जो बाहर चलते वक्त ऐनक लगाते हैं उन मरीजों का कोई नाम नहीं है, हैं? समझाकर नुस्खा देना पड़ेगा। नजदीक देखते हैं जिस तरह रूठा की लानते हैं या कोनियम की, वो कोई नहीं। अच्छा, अब खुद ही समझाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। समझ गए? अगर असहाल और कब्ज अदले में बदले ज़्यादा तो इम्कान है कि नेट्रल फास्ट से ठीक हो जाएं। एक दिन कब्ज एक दिन असहाल, इस तरह, या 2 दिन कब्ज या फिर असहाल होगा बीच में। अगर ये रूटीन हो किसी मरीज़ की कि उसकी बीमारी मुस्तकिल नहीं है, ठहरी हुई नहीं है, बल्कि बदल जाती है, तो इस सूरत में नेट्रल फास्ट क्यूरेटिव हो सकता है। वर्म्स में ये बहुत अच्छी दवा है।
रात के जो बच्चे सोते में पेशाब कर देते हैं उनमें नेट्रम म्योर भी मुफीद देखी है मैंने बाज़ दफ़ा कालीफास के साथ मिला के, मगर वो ज़्यादातर उन मरीज़ों में है जहाँ नौजवान सोते हैं और फिर उनको मुश्किल पड़ती है रात को। पेशाब करने में नेट्रम फास ज़्यादा मुफीद है, लेकिन कालीफास के साथ ही मैंने दी है, जब भी दी है, अकेली नहीं। नेट्रम फास, कालीफास, इलावाजी आर्सेनिक बहुत अच्छी है, एपोसाइनम अच्छी है, और एक दवाई एक्विजिटम बताई जाती है जो मैंने कभी नहीं मुफीद देखी। जो चीज़ें मैं मुफीद ना देखूं अक्सर वर्मी साहब को मुफीद नजर आती हैं। क्यों जी, आपने कामयाबी से इस्तेमाल किया है एक्विजिटम रात के पेशाब में? है या इत्तेफाक से? हम दोनों का इत्तेफाक हो। एक बच्चा है वो, उसको वर्म्स निकले भी हैं, दवाई भी दी थी, वो ट्विच करता है इस तरह से ना, तो गालिबन दिस इज ट्राई ट्विच, उसको आदत ही पड़ गई कि इस तरह से। ये जो इस किस्म की ट्विचिंग्स हैं, ये छोटों में हो या बड़ों में हो, अगर ये अमूमी मस्कुलर बीमारी बेचैनी की वजह से हो तो फिर ये ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा मुकामी तौर पर कोई चीज़ पिंच कर रही होती है या किसी जगह चोट लगी है, मसलन यहाँ कंधे पर, और उसका असर रह गया, वो और चीज़ें, उसका नेट्रम फास से ताल्लुक़ नहीं होगा, उसका आर्निका या दूसरी ट्रोमेटिक दवाओं से ताल्लुक़ होगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं, हमने नासिर को भी देखा हुआ है, वो कराची वाले, शायद सुन भी रहे हों, उनको आदत है वो यूँ झटकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, बेख्तियारी है उसमें। तो कई दवाएं दूसरी मैंने इस्तेमाल की थी, कभी उनको फ़ायदा हुआ नहीं। आपने याद दिलाया तो नेट्रम फास हो सकती है मुफीद हो उनको, क्योंकि इसमें ये अमूमी है ट्रेंड। लेकिन ख़ास तौर पर अगर रात को पेशाब की रुझान हो, और ज़रूरी नहीं कि सोते में हो, बाज़ रात को पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, नेट्रम फास में भी रात को पेशाब ज़्यादा आ जाता है। एक और इसमें नेट्रम फास में ये बात है कि पसीने के दौरान अमूमन पेशाब में कमी आती है। अगर एक तरफ से पानी का अखराज ज़्यादा शुरू हो जाए तो दूसरी तरफ कमी आ जाती है। नेट्रम फास में ये अजीब बात है कि पसीना ज़्यादा है तो पेशाब भी ज़्यादा आता है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, और ये इसकी मुमताज़ अलामत है, बाकी दवाओं में नहीं मिलती। और अगर वो प्रोस्टेट ग्लैंड वाली अलामतें हों तो उसमें भी ये मुफीद है, यानी देर तक इंतज़ार कर रहा है आदमी, पेशाब नहीं आ रहा, कुछ अरसे के है सही, मगर उसके जारी होने में कुछ वक्त लगता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में पेन हो, मेंसेस में हर किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, एब्सेंट, कोपियस, टू फ्रीक्वेंट, लेट, पेल, पेनफुल, प्रोटेक्टेड, प्रोलैप्सिस ऑफ द यूट्रस विद ए वीक सिंकिंग फीलिंग आफ्टर स्टूल। स्टेरिलिटी में भी ये बताया जाता है, यानी अगर औरत बांझ हो तो उसमें भी ये मुफीद है, लेकिन वो क्या फ़र्क है जो किसी मुअय्यन औरत के मतलब कहा जाए कि यहाँ ये मुफीद होगा, ये अभी तक नहीं मुझे पता लगा। लेकिन बाज़ दवाएं हैं जो बस्टिल्ला है, मसलन मोटी निस्बतन औरतें हों, मेंसेस में कुछ कमी का रुझान हो, नरमी हो तबीयत में, तो उनमें ये बांझपन को दूर करने की चोटी की दवा है। रूटीन के तौर पर अशोका एक अच्छी दवा है मदर टिंचर में, लेकिन मगरिब में वो नहीं मिलती। आमतौर पर इंडियन बार्क है किसी दरख्त की, और उसी वजह से इंडिया में तो आम है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ मैंने नहीं देखी। लेकिन यहाँ गॉसिपियम मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है। गॉसिपियम मदर टिंचर भी बांझपन को दूर करने के लिए एक बहुत ही मौसर दवा है।
लेकिन इसके अलावा जो दवाएं हैं उन्हें फास्फोरस मैंने बताई थी, ख़ास इलामतें हों उनको तलाश करना चाहिए कि वो इलामतें मुअय्यन हों, और फिर बांझपन हो तो फिर वही दवा देनी चाहिए जो मुअय्यन इलामतों से ताल्लुक़ रखती है, और उसके लिए ज़रा पहचान मुश्किल होती है। हमें अक्सर जो इलाज करना पड़ता है, दूर से ख़त आते हैं, उसमें सारी तफसीलें होती भी नहीं। अव्वल तो उन ख़तों को देखकर उनका जवाब देना ही एक बड़ा काम है। अगर हम ये पूछना शुरू कर दें कि इलामतें बताओ, तो समझाने के लिए भी उससे 10 गुना लंबा ख़त लिखना पड़ेगा, और फिर एक और बैर मुझे मार करना पड़ेगा। तो इसलिए मजबूरियां हैं, हम इसलिए रूटीन में कह देते हैं चलो ये भी कर लो वो भी कर लो। असल तो तब फ़ायदा होगा जब हमारी ये किताबें शाया हो जाएं और अल्लाह के फजल के साथ फिर सबके हाथ में चीज़ आ जाए। आजकल फ़रत वाकर को मैंने ट्रेन किया है इस किताब के लिए। बाकी जो बेचार बहनें हमारी दूसरी अजीज़ा हैं जिन्होंने कोशिश की थी, वो नाराज़ ना हो इस बात पे, बिल्कुल दिल को न लगाएं। उनकी मेहनतें अल्लाह उनको जज़ा देगा, मगर अब मेरी तसल्ली हो गई है। जिस तरह मैं चाहता था, इन्होंने उनको मैंने बता दिया मेरे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं, फ़लाँ से मदद ले लें। तो अमूमन अच्छा छोटे मोटे नक्श तो रहते हैं दुनिया में, मगर एक वर्षन तो आए कम से कम ऐसा जिसको पढ़ने के बाद बार बार आदमी पढ़े तो अपना, अपने घर वालों का, अपने माहौल का इलाज कर सके। तो ये कितने महीने लग जाएंगे फ़रत, और तुम्हें अंदाज़न इंशाअल्लाह यानी इंशाअल्लाह घर पे तो आप ही लगाओ, मुझे ये बताओ कितने महीने लगेंगे? 3 महीने, दो पक्की बात इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, अगर 2 महीने भी लग जाएं तो बड़ी चीज़ है। और अगर वो मैंने तुम्हें बताया था ना बेतकल्फी से लेक्चर में जो मुख्तफरक बातें भी हैं वो भी डाल दिया करो, उससे एक तो दिलचस्पी पैदा होती है, दूसरे याद रखने में मदद मिलती है। और ज़रूरी नहीं कि उनको मसलन लाइकोपोडियम का जिक्र अगर पल्स में आ गया है तो उसे उठाकर लाइकोपोडियम में डाला जाए, जहाँ आता है आने दो, और मेक इट एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, नेचुरल रीडिंग। ठीक है? क्यों जी इफ्तिखार ऐसा कि बेगम आपका क्या हाल है, बड़ी देर से बोली नहीं आप, हैं? ठीक है? कितनी ज़बरदस्त बन गई हूँ पैर। अब कोई नहीं मानता आपकी घर में? थोड़ी बहुत चलती है। क्या? थोड़ी बहुत चलती है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं चलती। क्या वजह? क्लैश हो जाता है। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं ख्याल सादिया आपकी ज़्यादा कायल है। सादिया से ज़्यादा बुशरा। बुशरा? हाँ जी। अच्छा ठीक है। उसका हाल क्या है? वो अब वो ऑपरेशन हो गया था, कामयाब है? जी बिल्कुल। अच्छा अब कहते हैं वक्त हो गया है, और ये भी किताब भी तकरीबन ख़त्म, वक्त हो गया ना, किताब ये तकरीबन ख़त्म है, बाकी इंशाल्लाह कल से ही। और उसके साथ वो भी तो है शुक्रन, एक और तैयार कर दूंगा आज। ठीक है? चोट के लिए खातून ने पूछा, वो कहती है कि आर्निका भी लेती रही, पाँव पे उनके हमारे लचना स्पोर्ट्स में चोट लगी थी, तो आर्निका भी लेती रही है, फिर उसके बाद आर्निका रस्टॉक्स ली है, अब कहती है रूटा भी लेती रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दर्द बहुत शदीद है पाँव में। वो उसको ज़रूरी नहीं कि वो चोट का असर हो, चोट के नतीजे में बाज़ दफ़ा रूमेटिज्म ट्रिगर ऑफ हो जाता है, तो उसका रूमेटिक इलाज करना पड़ता है। फिर बाज़ दफ़ा बहाना हड्डी के अंदर एक बीमारी मौजूद है, चोट लगे तो ऊपर आ जाती है, तो आप नॉर्मल हड्डी का इलाज करेंगे चोट का तो वो काम नहीं करेगी। इलामतें देखें आप, अगर चोट के नुस्खे कामयाब ना हो तो चोट वाले हिस्से को भुला दें, सिर्फ इलामतों पे जाएं। इलामतें जिस दवा का तकाजा करती हैं वो शुरू कर दें। हो सकता है ये मसलन कॉल्शिकम है, उसका भी ताल्लुक है इससे, और बेंजोइक एसिड है, अगर टो में है ख़ास तौर पर, सारे पाँव में ना हो, तो मुतलका दवाएं जिनका अमूमी रूमेटिज्म से ताल्लुक है वो इस्तेमाल करें। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।